2024 की चुनावी लीग शुरू हो चुकी है। एक तरफ मोदी के फाइटर्स हैं तो दूसरी तरफ राहुल के फाइटर्स। लेकिन जीतेगा वही जो दिखाएगा दम, क्योंकि एनडीए का लक्ष्य जहां 400 पार का है, जिसे हासिल करने में टीम मोदी ने पूरा दम खम लगा दिया है। लेकिन एनडीए अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचेगा, इसका बहुत कुछ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिका है, जो कि टीम मोदी के सबसे उपयोगी खिलाड़ी हैं, जो अकेले पूरा खेल बदलने का दम रखते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कि दिस इज ए फर्टाइल ग्राउंड, बड़ी उर्वर भूमि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज के दिन में राम मंदिर का मुद्दा एक, योगी का गवर्नेंस एक, दूसरा, और तीसरा नरेंद्र मोदी का जो बेनिफिशियरीज तक जो पहुंचा है, लाभ का, उनकी योजनाओं का लाभ, मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को जोड़ने और कोऑर्डिनेट करने के कारण उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी की वो 80 सीट जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं। बीजेपी को लगता है कि अगर उसने यूपी की सभी सीट जीत ली तो उसका मिशन 400 इजी हो सकता है, और इसमें ब्रांड योगी का अहम रोल हो सकता है, क्योंकि जब से योगी ने यूपी के मुख्यमंत्री की कमान संभाली है, योगी हर परीक्षा में खरा सोना साबित हुए हैं। सच पूछिए तो भारतीय राजनीति में ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक जो है वो आप तभी जा सकते हैं जब आप लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश को आप ठीक से जीत लें। इस बार ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि राम मंदिर प्लस योगी का जो गवर्नेंस मॉडल है, खासकर कानून व्यवस्था लागू करने में, जितने जो अतिवादी लोग थे, अपराधी किस्म के लोग थे, जो गैंग वार चलाते थे, या जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में बहुत बड़ी जिनकी हिस्सेदारी थी, वो सारे या तो मारे जा चुके हैं या जेल में हैं। और एक समय था जब अखिलेश राज के समय जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे होता था, बहुत नीचे खिसक गया है। योगी कितने बड़े फैक्टर हैं, इसे ऐसे समझिए कि 2019 में बीजेपी के सामने एसपी और बीएसपी का गठबंधन था, जो बीते 2.5 दशक में नहीं हुआ था, वो 2019 में हुआ था। लेकिन ब्रांड योगी के सामने न हाथी चला न साइकिल। बीजेपी की सीटें 2014 के मुकाबले जरूर थोड़ी कम हुई, लेकिन वो 64 सीटें जीतने में सफल हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी का 50% वोट इंटैक्ट रहा था, जो योगी की सबसे बड़ी सफलता थी। और इस बार ब्रांड योगी की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। उनके बुलडोजर मॉडल और माफिया पर तुरंत एक्शन की चर्चा यूपी ही नहीं पूरे देश में होती है। ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। जैसे यूपी में बीजेपी की सियासत का केंद्र बिंदु योगी हैं, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार हैं, क्योंकि बिहार की 40 सीट यूपी के बाद सबसे अहम हैं। पिछली बार बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर 39 सीटें जीत ली थीं, और इस बार ये लक्ष्य 40/40 का है, यानी हर एक सीट जीतने का है, जिसके लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार से फिर एक बार हाथ मिलाया है। उधर नीतीश कुमार भरोसा दिलाने में लगे हैं कि अब छोड़कर नहीं जाएंगे। जानते हैं कि जब से हम लोगों को मौका मिला है 2005 के नवंबर में, अब तब से लेकर के और हम लोग बीजेपी के साथ ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब बीच में तो 2 जगह इधर उधर हो गए थे, लेकिन फिर वापस हो गए हैं। अब इधर उधर होने वाले नहीं है। अब शुरू से हम लोग एक साथ काम किए हैं। एनडीए के सामने जो इंडिया गठबंधन खड़ा है, कभी उसके ध्वजवाहक नीतीश कुमार ही थे।
पर सियासी घटनाक्रम इस कदर बदला कि चेहरे बदल गए। अब सवाल बड़ा है, क्या नीतीश बिहार में मोदी के लिए उपयोगी साबित होंगे? 2019 में ये 12 पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ आ जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों एक साथ आती है तो लगभग सुपड़ा साफ कर देता है। तो ये अंतर कैसे आया? ये जो नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना हुआ, ये परिवर्तन जो है वो लेकर के आया। तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में भी चूंकि नीतीश जी साथ साथ आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक आध दो सीटें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 के जो अपनी सफलता है उसे दोहराएगा और नीतीश कुमार उसमें एक बड़े फैक्टर साबित हो रहे हैं। अगर मोदी की टीम में योगी और नीतीश जैसे चेहरे हैं, राहुल की टीम में भी स्टालिन जैसा स्टाइलिश नेता है जो अपने दम से पूरे तमिलनाडु को साध सकता है, क्योंकि तमिलनाडु ही वो किला है जो 2014 और 2019 की आंधी में भी नहीं हिला है। मौजूदा वक्त में तमिलनाडु के अंदर डीएमके की सरकार है और अगर 2019 के स्ट्राइक रेट की बात करें तो डीएमके सबसे टॉप पर थी और इस बार राहुल की बड़ी उम्मीद स्टालिन पर ही टिकी है। देखिए, ऐसा है, तमिलनाडु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है पूरे देश के लिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए या राहुल गांधी के लिए नहीं। आप एक बात को समझिए कि तमिलनाडु में डीएमके का वोट परसेंटेज करीब 37-38% के आसपास डीएमके को वोट मिलते हैं और 6-7% वोट कांग्रेस को भी मिलते हैं और सीट्स भी काफ़ी डीएमके को पिछले चुनाव में मिली, कांग्रेस को भी 18-20 सीटें मिली, 19 सीटें शायद। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों का जो वोट प्रतिशत है वो 42-43% के आसपास तमिलनाडु में है। तो इसलिए स्टालिन भी महत्वपूर्ण है। यानी स्टालिन राहुल की टीम में पहले पायदान पर हैं, जो सनातन के मोर्चे पर बीजेपी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन में स्टालिन का कद अखिलेश से भी ऊंचा है? अब अखिलेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टालिन है, इस तरह सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि दक्षिण की राजनीति में जो महत्व स्टालिन का है, उत्तर भारत की राजनीति में वही महत्व अखिलेश यादव का है। स्टालिन का शायद उत्तर प्रदेश में उतना असर नहीं है, अखिलेश का तमिलनाडु में नहीं है। तो राहुल गांधी के लिए स्टालिन अखिलेश यादव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको इस तरह देखना ठीक नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति का अपना महत्व है। दरअसल राहुल की टीम में दूसरे नंबर का जो खिलाड़ी है वो कोई और नहीं, अखिलेश यादव ही हैं, जिन पर यूपी की 80 सीट का दारोमदार है। क्योंकि बीजेपी को रोकना है तो यूपी में अखिलेश को कुछ बड़ा करना होगा। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार के लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो। मुश्किल यह है कि अखिलेश की साइकिल पिछले 2 चुनाव में 5 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में किया, उससे इंडिया गठबंधन की उम्मीद थोड़ी बढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोदी जी का सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे। नरेंद्र मोदी के सुपर 8 में तीसरा नाम है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना को ठाकरे परिवार से अलग करने वाले एकनाथ शिंदे। 2024 में ये इतना आरोप लगा रहे हैं कि मुझे लगता है अब सब रिकॉर्ड मोदी जी तोड़ेंगे, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है और उन्होंने गारंटी ली है मोदी जी को फिर एक बार। महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी। यूपी के बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं। ये स्टेट 48 सांसदों को लोकसभा में भेजता है। 48 सीट में से अभी तक बीजेपी ने 24 उम्मीदवार घोषित किए हैं, शिंदे ने 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं और अजीत पवार की एनसीपी ने
5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और बाकी 9 सीटों के लिए भी शिंदे गुट की मजबूत दावेदारी है। माना जा रहा है कि बीजेपी 29 सीटों पर लड़ेगी और शिंदे गुट को 13 सीटें दी जा सकती हैं। हिंदुत्व की पिच पर शिंदे का बीजेपी को फुल सपोर्ट है। ठाणे रीजन में बेहद पॉपुलर हैं और सबसे बड़ी बात वो भगवा ब्रिगेड का मराठा चेहरा हैं। ये फैक्टर मोदी के सुपर 8 में शिंदे का कद बढ़ा देते हैं। एक बहुत ऐसा शिवसेना का ऐसा बड़ा वर्ग जो मान करके चलता है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की राजनीति को तिलांजलि दे दी और उन ताकतों के साथ वो जाकर के मिल गए जिन्हें बाला साहब कभी स्वीकार नहीं करते थे। खास करके वो जो तबका था, जो हिंदुत्व का तबका था, जो कभी कांग्रेस को पसंद नहीं किया या बाला साहब ठाकरे ने कभी नहीं पसंद किया, उन तत्वों के साथ वो हाथ मिला। तो ऐसा लगता है कि शिंदे गुट के आने के बाद। और दूसरी बात, अजीत पवार, देखिए शरद पवार एक बहुत बड़ी हस्ती थे राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि उनका एक बड़ा तबका साथ आ गया है तो निश्चित तौर पर मानिए कि शरद पवार भी कमजोर हुए हैं और उद्धव ठाकरे भी कमजोर हुए हैं। अब आपको बताते हैं मोदी के सुपर 8 में से नंबर 4 पर कौन है। The people of Tamil Nadu will vote for Narendra Modi ji in an overwhelming fashion, and June 4 will herald a new era where Narendra Modi ji and all the candidates working for him will win from Tamil Nadu, and a new era of prosperity and growth will dawn on Tamil Nadu. 39 साल के इस लीडर को बीजेपी ने तमिलनाडु की 39 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। नाम है अन्नामलाई। 2019 में आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में आए थे और अब तमिलनाडु बीजेपी के चीफ हैं। कहा जाता है कि अन्नामलाई को नरेंद्र मोदी बहुत पसंद करते हैं। मोदी और अन्नामलाई की जोड़ी के दम पर बीजेपी को इस बार साउथ के सबसे बड़े किले में ऐतिहासिक प्रदर्शन की उम्मीद है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने क्या कहा, वो सुनिए। इस बार हम तमिलनाडु में हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने जाएंगे। एआईडीएमके और डीएमके दोनों के भ्रष्टाचार और चुनावी भ्रष्टाचार, इससे तमिलनाडु की जनता त्रस्त है। वो नरेंद्र मोदी जी को चाहती है। हमारे प्रदेश के नेता अन्नामलाई को बहुत जन समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भी इस बार अच्छी संख्या में कमल खिलकर लोकसभा में आएंगे। अब बात करते हैं राहुल और इंडिया अलायंस की। राहुल के सुपर 8 में नंबर 3 पर हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि 40 सीटों वाले बिहार में विपक्ष का चेहरा बनकर कोई मैदान में भीड़ जुटा रहा है तो वो पहला नाम है तेजस्वी यादव। 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त, आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग लाए। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। 2019 में बीजेपी और जेडीयू की सुनामी में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन इस बार तेजस्वी अपने डिप्टी सीएम वाले कार्यकाल और जातिगत जनगणना के विजन के साथ मैदान में हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी को अपने साथ ले आकर उन्होंने बिहार में एनडीए को झटका भी दिया है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी को करीब करीब बराबर की सीटें मिली, बल्कि आरजेडी को 1 आध सीट ज़्यादा ही मिली थी विधानसभा के चुनाव में। बिहार में भी यही स्थिति है कि आरजेडी के पास करीब 36-37% वोट है और कांग्रेस के पास भी 7-8% वोट है। वहाँ भी ये दोनों मिलकर काफ़ी फॉर्मिडेबल फोर्स हैं। तो तेजस्वी यादव का इसलिए महत्व है बिहार की राजनीति में। और जब आरजेडी और कांग्रेस दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं।
इंडिया अलायंस के सुपर 8 में नंबर 4 पर हैं केजरीवाल। भले ही केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनकी पॉलिटिकल अपील कई राज्यों तक है। पंजाब में आप और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, लेकिन दिल्ली में 4 और 3 के फॉर्मूले के साथ बीजेपी का गणित बिगाड़ रही है। हरियाणा की 10 सीटों पर भी केजरीवाल और कांग्रेस में डील हो चुकी है। केजरीवाल को इशू बनाकर इंडिया अलायंस हर रैली में मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। टीम मोदी के 5वें नंबर के बल्लेबाज का नाम है कुमारस्वामी, जो कर्नाटक की सियासत को न सिर्फ समझते हैं, बल्कि अपनी पावर हिटिंग से मौका पड़ने पर खेल बदल सकते हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को साउथ में जो सबसे बड़ी सफलता मिली थी, वो यहीं से मिली थी। बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटें जीती थीं, लेकिन तब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। इस बार कहानी बदली हुई है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में बीजेपी के कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो न सिर्फ उसके मिशन 400 को पूरा करने में मदद करें, बल्कि जरूरत पड़ने पर पूरा गेम बदल सके। 4 जून को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं 4 जून को अब की बार वहीं राहुल की टीम में 5 नंबर के खिलाड़ी का नाम है उद्धव ठाकरे। इंडिया गठबंधन को अपने लिए जिन राज्यों में सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है, उसमें सबसे टॉप पर महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी चट्टान की तरह मजबूत नजर आ रहा है। जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें लड़ने के लिए सबसे ज्यादा सीटें उद्धव की शिवसेना को ही मिली हैं। उद्धव गुट शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस 17 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर लड़ रही है। आप जिस तरह से महाराष्ट्र में आकर शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हो, वो आपके मन का डर है। आप उद्धव ठाकरे को डरते हो। आपको पता है इस चुनाव में इस राज्य की जनता उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े रहने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उद्धव वो पुरानी वाली ताकत दिखा पाएंगे जो बीजेपी के साथ दिखाते थे, क्योंकि पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है। कई कद्दावर नेता शिंदे गुट के साथ खड़े हैं, जो उद्धव गुट की सबसे बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि इस बार चुनाव में ऐसे ही नेताओं से उन्हें न सिर्फ 2-2 हाथ करने हैं। टीम मोदी के 6ठे नंबर के खिलाड़ी हैं टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू। इस बार आंध्र प्रदेश में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने चंद्रबाबू को अपना सारथी बनाया है। మా తమ్ముడు చెప్తున్నా యువతకి తమ్ముళ్ళు భవిష్యత్తు మీదే। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी, ज्यादा खास नहीं कर पाई थी। यही वजह है कि वाईएसआर को रोकने के लिए बीजेपी ने टीडीपी और जनसेना से गठबंधन किया है, जिसमें टीडीपी 17 सीट पर, बीजेपी 6 पर और पवन कल्याण की जनसेना 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यानी आंध्र प्रदेश में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में है और यही वजह है कि मोदी के सुपर 8 में 6ठे नंबर पर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को रखा गया है। राहुल की टीम में 6ठे खिलाड़ी एनसीपी के मुखिया शरद पवार हैं, जो मौजूदा दौर में सबसे तजुर्बेकार हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र की हर बदलती राजनीति को करीब से देखा है और उन्हें पता है कि कब क्या करना है। महाराष्ट्र से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लोग इस पूरे राजनीतिक प्रसंग को जो वहाँ चला है उसको देखकर बहुत क्षुब्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी, शिंदे शिवसेना और पवार एनसीपी को लेकर वहाँ जिस तरह का गुस्सा ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, उससे इस बार के चुनाव नतीजों को आप देखेंगी तो पाएंगे कि वो काफ़ी हैरत अंगेज़ हैं।
लेकिन जो मुश्किल उद्धव ठाकरे के सामने है वही शरद पवार के भी सामने है। एनसीपी टूट चुकी है और अब बची हुई पार्टी के साथ शरद पवार को आगे की सियासत करनी है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या राहुल की टीम का ये छठा खिलाड़ी गेम चेंजर होगा?